नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएच स्टडी पॉइंट पर। और मेरा नाम है सूरज शाह। तो आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। विषय है 1857 का विद्रोह। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह के बारे में और इस विद्रोह के क्या कारण थे, इन सभी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं 1857 का विद्रोह क्या था। तो देखिए, सबसे पहले ये 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को दोपहर के बाद मेरठ छावनी से ये स्टार्ट होता है। छावनी बेसिकली उन स्थानों को कहा जाता है जहाँ पर सैनिक टुकड़ी तैनात रहती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जिसे गैरिसन प्लेस भी कहा जाता है। जैसे दिल्ली कैंट हो गया, तो ये क्या है, एक गैरिसन प्लेस है जहाँ पर सैनिक टुकड़ी रहती है कि जहाँ पर सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ये विद्रोह सबसे पहले किसने स्टार्ट किया। तो आपको ये पता होना चाहिए, 1857 का विद्रोह सबसे पहले पैदल सैनिकों के द्वारा स्टार्ट किया गया था। बाद में इसमें घुड़सवार सैनिक और अन्य लोग भी शामिल होते गए। अब बात करते हैं 1857 के विद्रोह के कारणों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे तत्कालीन कारणों के बारे में, फिर राजनीतिक कारण, और फिर हम बात करेंगे सामाजिक और धार्मिक कारणों के बारे में, फिर हम बात करेंगे आर्थिक, और लास्ट में हम बात करेंगे सैनिक कारणों के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके इन सभी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं तत्कालीन कारणों के बारे में। तो देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो जो अंग्रेज़ थे वो केवल 2500-2000 के आसपास थे, लेकिन उन्होंने इतने बड़ी आबादी वाले देश यानी भारत को और इतने बड़े साम्राज्य को कब्जा कर लिया, इन पे कब्जा कर लिया। कैसे? क्योंकि अंग्रेज़ों ने एक राजा को दूसरे राजा से लड़वाया और फिर उस पर कब्जा कर लिया, और अंग्रेज़ों ने जो भारतीय सैनिक है उन्हीं को अपने सैन्य में सेना में शामिल किया, और इस तरीके से उन्होंने एक भारतीयों को दूसरे भारतीयों से ही लड़वा दिया और इस पूरे साम्राज्य पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तो आपने समझ गए होंगे कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्जा किया। तो अब बात करते रहेंगे इसके तत्कालीन कारणों के बारे में। तो जो अंग्रेज़ थे, आप जानते हैं अंग्रेज़ों की सेना में भारतीय सैनिक ही थे। तो अंग्रेज़ों ने भारतीय सैनिकों के लिए एक बंदूक लाई जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। ठीक है, एनफील्ड राइफल नाम की एक राइफल थी, तो वो भारतीय सैनिकों को दिया। ठीक है, लेकिन जो एनफील्ड राइफल थे उसके कारतूस में आप जानते हैं, ये देखिए इस तरीके से दिखता है एनफील्ड राइफल। ठीक है, तो ये जो एनफील्ड राइफल हैगा, इसके कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा हुआ था। अब आप जानते हैं गाय जो कि हिंदू धर्म में कितनी ज़्यादा पवित्र मानी जाती है, गाय की पूजा की जाती है, और सूअर जो कि मुसलमानों में हेट किया जाता है उससे। ठीक है, तो इस तरीके से उस एनफील्ड राइफल में गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा हुआ था, जिसे दांत से खोलना पड़ता था, जिस कारण जो भारतीय सैनिक थे वो काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट थे, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, क्योंकि इससे उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा था। तो इसलिए भारतीय सैनिकों ने इसका विरोध किया और विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो ये बना 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं 1857 के राजनीतिक कारणों के बारे में। तो देखिए, राजनीतिक कारण में हम क्या लिखेंगे, राजनीतिक कारण में लिखेंगे हम राजाओं की असंतुष्टि। जो राजा थे वो भी काफ़ी ज़्यादा अंग्रेज़ों से नाराज़ थे, असंतुष्ट थे। क्यों? क्योंकि जो राजा थे उनका वो अपना कार्य पूरी तरीके से अब नहीं कर पा रहे थे, उन पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य था, उनका नियंत्रण था, जिस कारण वो मतलब पहले की तरह कार्य नहीं कर पा रहे थे, अपने साम्राज्य को नहीं चला पा रहे थे। और इसके अलावा अंग्रेज़ों ने भारतीय राजाओं पर कब्जा करने के लिए जो देसी रियासतें थी उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए कई नीतियाँ भी बनाई। जैसे पहली, जो लॉर्ड डलहौजी थे जो कि एक अंग्रेज अफसर थे, तो लॉर्ड डलहौजी जो कि एक अंग्रेज अफसर थे, उन्होंने एक नीति लाई जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि हड़प की नीति। अब इस हड़प की नीति के सहारे ही जो लॉर्ड डलहौजी था उसने पंजाब, बर्मा जो कि म्यांमार को कहा जाता है, वर्तमान में इसको म्यांमार कहा जाता है, उस समय इसको बर्मा कहा जाता था। तो बर्मा, पंजाब, सतारा, झांसी, नागपुर और अवध, ये इतने बड़े बड़े साम्राज्य को अंग्रेज़ों ने अपने अधीन कर लिया था इसी विलय की नीति के सहारे। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये लॉर्ड डलहौजी की हड़प की नीति क्या थी। तो देखिए, इस नीति में ये कहा गया था कि अगर कोई भी राजा, अगर उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, यानी उसका कोई बेटा नहीं होगा जो कि अगला राजा होगा, तो अगर किसी भी राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है तो वो साम्राज्य अंग्रेजी रियासत के, अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन आ जाएगी। जैसे आपने देखा होगा मूवीज़ में भी, या फिर आपने सुना भी होगा, जो झांसी की रानी थी उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई करी थी। क्यों लड़ाई करी थी? क्योंकि जो झांसी की रानी थी, जब उनके पति की मृत्यु हो जाती है तो उनका कोई पुत्र नहीं होता है,
ठीक है। और अंग्रेजों ने साफ साफ ये भी कहा था कि हम गोद लिए हुए बच्चे को उत्तराधिकारी यानी राजा स्वीकार नहीं करेंगे, इन्होंने ये भी कहा था। लेकिन जो झांसी की रानी थी उनका कोई पुत्र नहीं था और उन्होंने कहा कि मैंने एक बच्चे को गोद लिया है, लेकिन अंग्रेजों ने इसको साफ इनकार कर दिया, बोला कि हम जो है गोद लिए हुए बच्चे को राजा स्वीकार नहीं करेंगे और इस साम्राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो ये साम्राज्य अब ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ जाएगा, यानी कि झांसी जो है वो अब ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ जाएगी, ठीक है। लेकिन जो झांसी की रानी थी उसने इसका विरोध किया और लड़ाई भी करी। तो आपने मूवीज़ में भी देखा होगा या फिर पिक्चर में, उन्होंने अपने कमर पर एक बच्चे को बांध के लड़ाई की थी। तो जो बच्चा था वो गोद लिया हुआ बच्चा था जिसको अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया था, ठीक है। तो ये थी हड़प की नीति जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जारी की गई थी, ठीक है। तो इसके कारण बहुत से रियासतों को अंग्रेजी रियासतों में मिला लिया गया था। दूसरी एक थी लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। लॉर्ड वेलेस्ली एक अंग्रेज अफसर थे, उन्होंने 1798 में एक सहायक संधि तैयार की। इस संधि में क्या था, एक व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में क्या था, इसमें ये कहा गया था कि जो भी रियासत अगर हमारे साथ इस संधि पर हस्ताक्षर करती है तो उस रियासत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी की होगी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की होगी, यानी अंग्रेजों की, ठीक है। अब इसमें यह भी कहा गया, ये शर्तें आएंगी, ठीक है। ये सहायक संधि की शर्तें हैं कि अगर कोई भी रियासत है हमारे साथ इस संधि पर हस्ताक्षर करती है तो उसकी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की गारंटी हम देंगे। और उस समय बहुत से राजाओं ने इस पर हस्ताक्षर भी किया। क्यों? क्योंकि जो राजा थे उस समय, देखो पहले का ये हमारी गलती रही हैगी, जितने भी राजा थे वो एक दूसरे राजा से जलते थे, एक दोस्त ये समझते थे कि बस इसका साम्राज्य छिन जाए और इसका साम्राज्य मेरे में मिल जाए। वो कभी भी एकजुट नहीं हुए, जिसके कारण जितने भी विदेशी आक्रमणकारी थे उन्होंने भारत पे कब्जा कर लिया, क्योंकि हमारे यहाँ पर एकता की कमी थी। लेकिन आज देख लो, आज इतने बड़े विविधता वाले देश को भारत ने संभाल रखा हैगा, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो उस समय पास विविधता मतलब एकता की कमी थी। इस कारण जो हर राजा था वो सोचता था कि कहीं दूसरा राजा मेरे ऊपर आक्रमण ना कर दे और मेरा साम्राज्य ना चला जाए, तो इसलिए उन्होंने अंग्रेजों से ये संधि करी। लेकिन इस संधि में ये भी कहा गया था कि अगर हम आपको आंतरिक और बाहरी सुरक्षा प्रदान करेंगे तो हमें अपने सैनिकों को आपकी दरबार में नियुक्त करना पड़ेगा, यानी कि आपको अपने सैनिकों को हटाना होगा और हमारे सैनिकों को उसमें तैनात करना होगा, ठीक है। इसके अलावा अंग्रेजों ने यह भी कहा कि जो हमारी सेना आपके दरबार में तैनात होगी उसके रख रखाव के, उनके खाने पीने का खर्चा भी आप ही उठाओगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आप खुद ही एक बार रियलाइज़ कीजिए, अगर आप राजा हो तो इस तरीके से आप खुद ही महसूस कीजिए कि अगर आप राजा हो, ठीक है, आपके पास पहले से सैनिक है जो कि भारतीय है, ठीक है, तो वो आपके वफादार रहेंगे। लेकिन जो दूसरे जगह आपने जो संधि करी है अंग्रेजों से, तो अब अंग्रेजी सैनिक भी यहाँ पर आएंगे, तो आप ऑब्वियसली जो अपने पहले के सैनिक थे उसको हटा दोगे क्योंकि आपका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपने उनको हटा दिया और जो अंग्रेजी सैनिक थे उनको अपने दरबार में रख दिया, जिसके कारण जो साम्राज्य था, जो रियासत थी, उस पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया, अंग्रेजी सैनिकों का आधिपत्य हो गया और वो कभी भी तख्ता पलट कर सकते थे। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने बहुत सी ऐसी नीतियाँ लाई जिससे उन्होंने भारतीय राजाओं पर नियंत्रण स्थापित किया और उनके साम्राज्य को अपने अधीन मिला लिया। तो ये थी इनकी हड़प की नीति और सहायक संधि, ठीक है। तो कितनी ज़्यादा मतलब इनका दिमाग तो देखो कितना ज़्यादा मतलब ये करते थे। इसके अलावा इस संधि में ये भी कहा गया था कि जो भी रियासत हमारे साथ इस संधि पर हस्ताक्षर करेगी तो वो बिना हमारी परमिशन से किसी से भी युद्ध नहीं कर सकती है और ना ही किसी से संधि कर सकती है, यानी कि अब निर्णय लेने की शक्ति भी उस राजा ने खो दी थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से इनकी ये चाल थी और इन्हीं के दम पे इन्होंने भारत पे राज किया। तो अब बात करते हैं 1857 के सामाजिक कारणों के बारे में, सामाजिक और धार्मिक कारणों के बारे में। तो देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक, आपको ये पता होना चाहिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, इन्होंने बहुत से भारत में सुधारात्मक कार्य किए, भारतीय समाज को सुधारने के लिए बहुत से इन्होंने काम किए। कौन कौन से? तो इन्होंने पश्चिमी शिक्षा और विचारों को प्रसार के लिए इन्होंने स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ यानी विश्वविद्यालयों की स्थापना की, जिसमें इन्होंने पश्चिमी शिक्षा, दूरदर्शन, जो दर्शन हो गया, विज्ञान हो गए, विचार हो गए, उनको पढ़ाया जाता था। इसके अलावा जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, उन्होंने 1829 में सती प्रथा, पर्दा प्रथा और बाल विवाह जैसे जो कुप्रथाएं थी उन सबको समाप्त कर दिया और उनके लिए एक विशेष कानून बनाया गया। इसके अलावा जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, उन्होंने 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित किया। तो आप देख सकते हैं इन्होंने कितने ज़्यादा सुधारात्मक कार्य किए, लेकिन जो भारतीय लोग थे उन्होंने इसका मतलब इनका विरोध किया। उनको लगा कि ये जो अंग्रेज अफसर है ये जबरन अपनी ही संस्कृतियों को हम पे थोप रहेंगे और हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो धर्म है उसको नष्ट करने पे तुले हुए हैं, जिस कारण इसका विरोध हुआ।
तो आपको ये भी एक कारण समझ में आ गया होगा। दूसरा कारण था ईसाई, जो ईसाई मिशनरी थे, यानी ये वो लोग थे जो अलग अलग देशों में जाकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। तो जब ये भारत में आए तो उन्होंने भारत में जो लोग थे, हिंदू लोग थे, उनको धर्म परिवर्तन के लिए लालच दिया। उन्होंने बोला कि अगर आप इस हिंदू धर्म को छोड़कर, आप मुस्लिम धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेते हैं तो मैं आपको नौकरी दूंगा, हम आपको पैतृक संपत्ति पर अधिकार देंगे। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ लालच दिए ताकि जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरीके से इन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया, जिसका विरोध जो है धार्मिक गुरुओं द्वारा और भारतीय जनता द्वारा किया गया। इसके अलावा अगला रीजन में आप लिखोगे आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा। देखिए एक अफवाह ये भी फैल गई थी उस समय, क्योंकि विद्रोह का तो टाइम ही था ये, तो अफवाहें काफ़ी तेज़ी से फैलती जा रही थी। एक अफवाह ये भी फैली कि जो बाज़ारों में मिलने वाला आटा है, तो अंग्रेज़ों ने हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए उस आटे में गाय और सुअर की चर्बी, गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा भी मिला दिया था। तो ये सभी कारण थे, धार्मिक और सामाजिक कारण थे, जिनके कारण जो भारतीय लोग थे उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया और ये विद्रोह काफ़ी ज़्यादा व्यापक बनते गया। ठीक है, अब बात करते हैं 1857 के विद्रोह के आर्थिक कारणों के बारे में। देखिए आर्थिक कारण क्या क्या थे, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला आर्थिक कारणों में लिखोगे आप जमींदारों और तालुकदारों की असंतुष्टि। जो जमींदार थे और जो तालुकदार थे वो भी काफ़ी ज़्यादा अंग्रेज़ों से नाराज़ थे, काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट थे। क्यों? क्योंकि जो आप जानते हैं जो तालुकदार थे, जो ज़मींदार थे, उनके पास बहुत से अधिकार थे। वो अपनी कचहरी लग सकते थे, यानी कि अपना खुद ही निर्णय कर सकते थे, अपने पास सैनिक रख सकते थे। तो इन सभी अधिकारों को अंग्रेज़ों ने छीन लिया उनसे, जिसके कारण जो जमींदार थे, जो तालुकदार थे, वो भी असंतुष्ट हुए। इसके अलावा आप जानते हैं इन्होंने बहुत सी ऐसी नीतियाँ लगाई, जैसे इस्तमरारी बंदोबस्त। इस्तमरारी बंदोबस्त क्या था? इसके तहत ये कहा गया था कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने एक उच्च राजस्व की जो राशि थी वो निर्धारित कर दी थी, और जो ज़मींदार था उसको निश्चित टाइम पर, यानी कि फिक्स उनको टाइम दे दिया गया था कि आपको इस टाइम पे जो है ना अपना राजस्व जमा कराना है। लेकिन अगर कोई भी ज़मींदार इसको चुकाने से चूक जाता था तो उनकी ज़मीनों को नीलाम कर दिया जाता था। तो इस तरीके से इनके अधिकारों को छीन लिया, इनके जितने भी मतलब ताकतें थी उनको भी छीन लिया अंग्रेज़ों ने, जिसके कारण जो तालुकदार थे और जो ज़मींदार थे वो काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट थे। इसके अलावा सेकंड पॉइंट में आप लिखोगे अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय बाज़ारों पर कब्जा। आप जानते हैं जो अंग्रेज़ थे वो भारत से कच्चा माल लेके जाते थे और काफ़ी सस्ती कीमतों पर, और उसको इंग्लैंड में ले जाके उसको तैयार माल बना के भारतीय बाज़ारों में बेचते थे। तो इस तरीके से जो भारतीय बाज़ारों में बेचने वाले जो उत्पाद थे वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते थे, क्योंकि जो भारतीय लोग बनाते थे उसमें ज़्यादा मेहनत लगती थी, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते थे। लेकिन अंग्रेज़ों में उच्च तकनीक थी, जिसके कारण जो माल था वो काफ़ी सस्ता होता था। तो ऐसे में लोगों ने अंग्रेज़ी माल को ख़रीदना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो मजबूर भी थे। तो इस तरीके से क्या हुआ, इसका परिणाम ये निकला कि जितने भी भारतीय हस्तकला के उद्योग थे, यानी जो छोटे उद्योग थे, जो कुटीर उद्योग थे, वो पूरी तरीके से बंद पड़ गए। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों ने भारतीय बाज़ारों पर अपना कब्जा कर लिया, जिससे क्या हुआ, जो भारतीय लोग थे वो बेरोजगार हो गए, क्योंकि जब उनका जो काम करने का जो काम था वो छीन लिया गया उनसे। इससे देश में भुखमरी की स्थिति भी पैदा होने लगी। अब बात करते हैं 1857 के विद्रोह के सैनिक कारणों के बारे में। तो देखिए सैनिक कारण क्या थे, इसमें आप लिखोगे सबसे पहले अंग्रेज़ों का बर्ताव, क्योंकि जो भारतीय सैनिक थे जो कि अंग्रेज़ों की सेना में तैनात थे, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे, भड़के हुए थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों का बर्ताव ही ऐसा था। वो अंग्रेज़ जो थे वो भारतीय सैनिकों के साथ काफ़ी ज़्यादा क्रूर व्यवहार करते थे, बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे, उनके साथ भेदभाव करते थे, उनको गाली गलौज देते थे, उनके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करते थे। इसके अलावा उनसे बहुत ही बेकार से काम कराते थे, जैसे झाड़ू लगवाना। ठीक है, एक सैनिक का ये थोड़ा ना काम होता है, तो ये बहुत ही बेकार काम करवाते थे। इसके अलावा इसके कारण जो भारतीय सैनिक थे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए और भड़क गए अंग्रेज़ों के खिलाफ, क्योंकि जो भारतीय सैनिक थे उनके साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। इसके अलावा जैसे जो भारतीय सैनिक थे उनको हमेशा नीचे पद दिया जाता है, निम्न पद दिए जाते थे। अब भले ही भारतीय सैनिक कितना भी प्रशिक्षित हो, कितना भी उसको ट्रेनिंग आता हो, कितना भी वो पढ़ा लिखा हो, हमेशा उसको नीचे वाला पद ही दिया जाता था। और दूसरी ओर कोई दूसरा अंग्रेज अधिकारी जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसको बिल्कुल भी ट्रेनिंग भी नहीं आती है, उसको भी उस भारतीय से ऊपर ही रखा जाता था। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर भेदभाव किया जाता था भारतीय सैनिकों के साथ। इसके अलावा जो भारतीय सैनिक थे उनको अंग्रेज़ों की तुलना में बहुत ही कम वेतन मिलता था, तो ये भी देख सकते हैं कितना बड़ा भेदभाव होगा। उनको सुविधाएं भी बहुत ही घटिया किस्म की मिलती थी, और जो अंग्रेज़ अफसर थे वो अपने लिए बहुत ही अच्छा सुविधाएं रखते थे।
इसके अलावा आप जानते हैं दाढ़ी रखना और पगड़ी पहनना ये भारतीय जो धार्मिक चीज़ों से जुड़ा हुआ था, ठीक है, क्योंकि जो पगड़ी होती है कि वो जो पंजाबी लोग होते हैं उनके लिए एक शान होती है। तो इस तरीके से इन्होंने, जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने इस पर पाबंदी लगा दी कि आप जो है दाढ़ी नहीं रख सकते हो, आप पगड़ी नहीं पहन सकते हो। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें जो है ना लोगों के धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई थी, तो इन्होंने ठेस पहुंचाया, जिसके कारण जो भारतीय सैनिक थे वो काफ़ी ज़्यादा भड़क गए और नाराज़ हुए। इसके अलावा आप जानते हैं जानबूझ के जो है अंग्रेज़ों ने इन्हें एनफील्ड राइफल दी थी, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा हुआ था, जिसके कारण विद्रोह और भी ज़्यादा फैल गया। क्योंकि देखो एक रीज़न होते तो बात अलग होती, लेकिन इतने सारे रीज़न थे तो भारतीय सैनिक तो भड़कते ही। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने 1856 में एक एक्ट पारित किया, जिसका नाम था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। तो ये एक्ट क्या था? इस एक्ट के तहत जो भारतीय सैनिक थे उनको समुद्र पार, यानी कि उन्हें दूसरे देशों में काम कराने के लिए, युद्ध कराने के लिए ले जाया जाता था। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो उस समय जो धार्मिक भावनाएं थी वो अपने चरम पे थी। तो लोगों को ऐसा लगा कि जो भी अपनी मिट्टी को छोड़ के जाता है, यानी जो भी अपने देश को छोड़ के जाता है, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। जो भी समुद्र पार करके जाएगा उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, जिसके कारण जो भारतीय सैनिक थे वो नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने उन्हें जबरन भेजा, जिसके कारण जो विद्रोह था वो और भी ज़्यादा व्यापक बन गया और भारतीय सैनिकों के मन में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा उत्पन्न हुआ। तो ये सभी रीजंस थे। आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।